ओके, सो लास्ट हमने ये थियरी देखी थी. ओके, वी हैव जस्ट स्टार्टेड. ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने जस्ट एक फॉर्मूला डिराइव किया कि जो हमारा वर्क डन होता है ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क स्टोर्ड होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी. So that we have seen. Okay. So again, जैसे कि हमने कल देखा था, एक पॉइंट यहाँ पर है 1 और ये उसको हम ले जा रहे हैं पॉइंट नंबर 2 पर. ओके, सो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट एज अ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होता है, तो हमने बोला था क्या था उसका फॉर्मूला, mgh2 - h1. ये तो हमने डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया, लेकिन आया कहाँ से था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स के लिए हमने लिखा था mg और डिस्प्लेसमेंट हमने किया h2 से, मतलब टोटल इतना. तो ये डिस्टेंस कितना है, h2 - h1. सपोज हमारा अर्थ सरफेस यहाँ पर है, तो सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस है से h1 और सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस है h2. सो h2 - h1 इतना डिस्टेंस हमने मूव किया. देयरफॉर w = mg h2 - h1. ये हमने लास्ट में देखा था. देन नेक्स्ट आगे, तो ये हमारा आ गया. If we associate a potential energy WH at a point at a height h above the surface such that, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, so WH is equals to mgh प्लस जो हमारा W0 हम ले लेंगे वो, मतलब क्या बोल रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर, अभी तो हम 1 और 2 की बात कर रहे थे, लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर हम बोले कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो कितनी होगी, mgh जितनी. वो h कितना है, दैट h इज फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस. वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस से कितना ऊपर है वो आ जाएगा. और W0 क्या है, W0 इज अ कांस्टेंट. दिस इज अ कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट मतलब क्या, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कितना ऊपर है. सपोज ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है वो हमें नहीं पता, तो एटलीस्ट सेंटर से लेकर के सरफेस तक की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है. पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटी हम कहाँ से गिनते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटी कहाँ से गिनते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो अर्थ का जो सेंटर है वहां से लेकर के दिस डिस्टेंस अर्थ की सरफेस तक, मतलब कैसे वी कैन से रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, इतने डिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज W0. एंड ये h कौन सा है, यहां से आगे जो भी तुम जाओगे दैट इज दैट h. कि यहां से आगे तुम 50 मीटर गए तो h की जगह 50 मीटर, यहां से आगे तुम 100 मीटर गए तो उसकी जगह 100 मीटर h की जगह. डन. ओके, सो ये हमने फॉर्मूला लिया क्या, पोटेंशियल एनर्जी कोई भी पॉइंट पर अगर हम निकाले, सो WH कैन बी रिटन एज mgh प्लस W0 वेयर W0 इज द कांस्टेंट. सो यहाँ पे लिखा हुआ है W0 कांस्टेंट. देन इट इज क्लियर दैट W12 is equals to H2 minus H1 WH1. So the work done in the moving particle, just the difference of potential energy between final and initial position. मतलब कहने का मीनिंग क्या है उन लोग का, कि हमने ये जो अभी पहले वर्क डन का फॉर्मूला निकाला mgh2 minus h1. ओके, तो वो बोल रहे हैं कि ये दोनों सेम जैसा ही हो गया है. ओके, the work done in moving the particle is just the difference, मतलब डिफरेंस जितना ही है. Observe that the W0 cancels out in equation 7.22. मतलब कि ये WH है सर, ये डायरेक्टली बोल दिया है. देखो कैसे बोला है, क्या बोला है, ये तो हमने लिख दिया. अब हम बोल रहे हैं कि WH की जगह हमने क्या ले लिया, H1. तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, mgh1 प्लस W0, राइट. अगर H2 ले लें तो WH2 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं mgh2 प्लस W0. सो वी कैन राइट W, ओके, WH, W12 से 12 निकाले, सो दैट विल बी से WH2 माइनस H1. WH1 अगर ये हम करें तो WH2 क्या था, mgh2 प्लस
W0, ये सब बुक में नहीं किया है ना, माइनस mg, अब ये माइनस है तो ब्रैकेट में रखो, mg h1 के लिए h1 प्लस W0, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो मैं अच्छा चलो कर देता हूँ, mg h2 प्लस W0, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस mg h1, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस W0, तो ये माइनस W0 प्लस W0 कैंसिल, तो ये बना क्या, mg h2 माइनस h1। डन, समझ में आया क्या हुआ? हमने अभी जो किया कि हमने क्या बोला अभी, आज क्या बोला कि भाई WH कैन बी रिटन लाइक दिस, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट प्लस कांस्टेंट W0 कांस्टेंट है। अब हमने बोला कि ये तो h हाइट के लिए, जैसे मैंने बोला 50 मीटर रखेंगे तो h की जगह 50, 100 मीटर रखेंगे तो h की जगह 100, तो मैं बोल रहा हूँ कोई एक h1 हाइट है, तो h1 है तो उसके लिए mg h1 प्लस W0, h2 हाइट है तो mg h2 प्लस W0। अब मैं बोलूँ कि W12 करूँ अगर, ओके, W12 मतलब 1 से लेकर 2 पर हम जा रहे हैं, वो वर्क डन अगर फाइंड करें तो होगा क्या, WH2 माइनस H1, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की तो वो क्या आ गया, mgh2 माइनस h1। भाई ये तो जो पिछली बार किया उसके जैसे सेम ही आ गया, देखो W इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1, जितनी ही वैल्यू आ गई किसकी, ये जो हमने W12 निकाला उसकी सेम वैल्यू आ गई। तो इसीलिए बोल रहे हैं, अब देखो अब पढ़ो तो समझ में आएगा, क्या बोल रहे हैं, ऑब्जर्व दैट द कांस्टेंट W0 कैंसल आउट इन इक्वेशन 7.22, मतलब ये कैंसल आउट हुआ ना, वो बता रहे हैं, लेकिन ये करके उन्होंने दिखाया नहीं है, बट करना क्या है, सिंपली ये फॉर्मूला हमने बोला, उसमें h की जगह h1, उसमें h की जगह h2, लाइक दैट, वैसे रख दिया, फिर W12 निकालो, सो पहले h2 वाला लिखो, h2 माइनस h1, क्योंकि हाइट ज्यादा है h2, सो एज्यूमिंग, हाँ ज्यादा है मतलब हमने लिया है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि h2 इज ग्रेटर देन h1, देन h2 माइनस h1 करेंगे तो W0 कैंसिल हो जाएगा और हमें जो मिला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देन क्या बोल रहे हैं, वी गेट W is equals to W0 is equals to H0 means point, मतलब ये अभी नया बोला है, देखो ये सब वर्डिंग में है, हमारे पास क्या आया, हमारे पास फॉर्मूला ये है, राइट, ये फॉर्मूला है। अब ऐसा बोल रहे हैं कि अगर h की जगह मैं 0 ले लूं, h की जगह 0 ले लूं, मतलब क्या, h की जगह 0 मतलब ये अर्थ है और मैंने बोला था कि पॉइंट मेरा यहाँ पर है और ये हाइट मेरी h है, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ mgh और यहाँ तक का W0 कांस्टेंट है। तो अब बोल रहा है कि if h is equals to 0, मतलब कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अर्थ की सरफेस पर ही है, कोई h है ही नहीं, अर्थ की सरफेस पर ही है, अर्थ की सरफेस पे है, तो मेरा जो फॉर्मूला था WH is equals to mgh plus W0, h is equals to क्या हो गया, 0 हो गया, तो पूरा टर्म कैंसल्ड हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो WH will become what, W0, ये बोला है इसमें। देखो फिर से अब पढ़ते हैं, setting h is equals to 0 in the last equation, we will get h is equals to 0 is equals to W0, and h is equals to 0 means point on the surface of the earth, earth की surface पे होगा तो उसकी कोई height होगी नहीं। Thus W0 is the potential energy on the surface of the earth, that's why, वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, W0 क्या है, potential energy on the surface of the earth, वो तो पहले ही डिस्कस किया ना हमने, ये ओके, W0 कहाँ है, मतलब कि ये यहाँ तक, हाँ यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वहां तक का वो W0 है, ओके, क्योंकि ये भी तो एक h है, सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है वहां तक, ऐसा समझो कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ में है तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, मतलब अगर बोले कोई कि भाई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे 0 होगी, बोलेंगे सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन सेंटर ऑफ द अर्थ पे तो कोई जाने ही नहीं वाला है, क्यों, कौन जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, ना ही कोई लिविंग क्रिएचर जाएगा, ओके, क्यों, मेल्ट हो जाएंगे, इतना हाई टेम्परेचर है। देखो दी क्या बोल सकते हैं हम, सिचुएशन देखो, हम अर्थ से एकदम अंदर घुस जाएंगे तो भी जल जाएंगे और एकदम ऊपर चले जाएंगे तो भी जल जाएंगे, ओके, तो इसीलिए अर्थ पर ही सेफ है, ऊपर सन है और नीचे अर्थ में ही सन है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ओके। चलो सो आगे बढ़ते हैं। If we consider the points at arbitrary distance from the surface of the earth, एक कोई भी arbitrary point ले लिया हमने, the result, arbitrary means approximately, arbitrary means कोई भी, ऐसे कोई भी, arbitrarily, approximately is the similar word.
So delivered is not valid since the assumptions that the gravitational force mg is constant and is no longer valid. मतलब कैसा बोल रहे हैं कि अगर हमने कोई भी डिस्टेंस ले लिया, आर्बिट्ररी डिस्टेंस कोई भी ले लिया, तो फिर g की वैल्यू मतलब जो mg फोर्स की वैल्यू mg है वो mg नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, g कांस्टेंट रह रहा है. लेकिन अगर g कांस्टेंट रह रहा है तो हम तो h2 - h1 सब चेंज कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि वो वैलिड नहीं होगा. However, from our discussion, we know that a point outside the earth, the force of gravitation on a particle directed towards the center of the earth. मतलब हमें तो पता ही है, हम तो ये कंसिडरेशन पूरा डिस्कशन कैसे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख के कर रहे हैं कि भाई हम सब जगह जी को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे. नहीं तो सब जगह जी का फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा. ओके, क्योंकि एक जगह हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे सपोज 9.8 लेते हैं, फिर जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाए वैसे वैसे वो चेंज होगी. जैसे जैसे सरफेस से दूर जाए, मतलब सपोज हम यहाँ खड़े, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो भी दूर होगी. फिर सपोज हम कहीं और चले गए, मतलब यहाँ से ऐसा समझो कि हम चले गए हिमाचल प्रदेश चले गए, तो यहाँ हम इक्वेटर के नजदीक है कंपेयर टू द पीपल हु आर स्टेइंग इन द हिमाचल प्रदेश. ओके, गुजरात पीपल आर नियरर टू द इक्वेटर. तो वहां से वो लोग ऊपर जाएंगे तो कोई अलग सिनारियो होगा. सब जगह लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को कंसीडर करके जी चेंज हो जाएगा. ओके, लेकिन हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट रह रहा है. तो ये एफ का फॉर्मूला तो हमारे पास था ही, ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले ही लेक्चर में हमने देख लिया था. सो दैट एफ इज देयर. नाउ अब क्या बोल रहे हैं, इफ वी नाउ कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग द पार्टिकल फ्रॉम r1 to r2 where r2 is greater than r1 along the vertical path, we get instead of equation 7.20, मतलब ये जो 7.20 वाला इक्वेशन है उसकी जगह हम ये इक्वेशन हमें मिलेगा. कब ये इक्वेशन मिलेगा? जब f इज इक्वल्स टू हम mg ना ले तब. f इज इक्वल्स टू mg मतलब क्या, तुमने पूरी अर्थ पर ग्रेविटेशनल पॉइंट ग्रेविटी क्या ले ली, कांस्टेंट ली, तभी तो तुम f इज इक्वल्स टू mg ले सकते हो. देखो हमारा थोड़ा भी कंफ्यूजन मत होना, w इज इक्वल्स टू f इंटू d था, ये f की जगह हमने mg रखा था और d की जगह हमने रखा h2 - h1. डन. h2 - h1 बोलो या r2 - r1 बोलो कि भाई r2 डिस्टेंस है तो r2 - r1 ऐसा बोल सकते हैं. अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो mg है, ये mg तो सब जगह सेम रह रहा है तब है, लेकिन फिर ना हो तो क्या करेंगे, तो फिर बोल रहे हैं कि f की जगह क्या ले. तो अब हम f की जगह क्या पुट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स fg, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने बोला क्या, g m of mass of earth mass of the object divided by r square, मतलब कि उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. GMEM मतलब MEM अपॉन r स्क्वायर, ये लेते हैं हम. ये mg की जगह ले रहे हैं, चेंज होगा तो यस. ओके, देखो ये सेंटेंस हमने पढ़ा ना, फिर से पढ़ते हैं. कहाँ गया, ये रहा. इफ वी कंसिडर पॉइंट्स एट आर्बिट्ररी डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस है, ऐसे समझो वहां अर्थ की सरफेस है, फिर अर्थ की सरफेस से हम फर्स्ट फ्लोर पे आए, फर्स्ट फ्लोर पे हम सेकंड फ्लोर पे आए, सेकंड फ्लोर से हम जा रहे हैं ऊपर थर्ड फ्लोर पर, टेरेस पर. तो सारे डिस्टेंस अलग अलग है, तो वही बोल रहे हैं आर्बिट्ररी पॉइंट. ओके, द रिजल्ट जस्ट डिराइव्ड, मतलब अभी जो हमने रिजल्ट डिराइव किया is not valid since the assumptions that the gravitational force mg is a constant is no longer valid. तो बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इज नो लॉन्गर वैलिड. क्यों? क्योंकि एक्चुअल सेंस में देखा जाए ये तो हमने लिया है g कांस्टेंट, लेकिन g कांस्टेंट है क्या? नहीं, सब जगह अलग अलग लगता है. तो बोल रहे हैं नो लॉन्गर वैलिड. अगर तुम सरफेस पर हो, ओके, तो सरफेस पर हो तब तो h इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है. ओके, तो वहां पर तो w इज इक्वल्स टू w नॉट ही है डायरेक्टली, जो कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है वो. फिर उससे तुम फर्स्ट फ्लोर पे आए तब जाके कुछ मिलेगा तुम्हें कि भाई mg h2 - h1, लेकिन यहाँ पे g की वैल्यू पर्टिकुलर होगी. फिर सेकंड फ्लोर पे आए तब भी तुम्हारा फॉर्मूला तो वही रहेगा mg h2 - h1, लेकिन यहाँ पे g की वैल्यू डिफरेंट होगी एक्चुअल प्रैक्टिकल केस में देखा जाए तो. लेकिन हम इजीनेस के लिए क्या ले लेते हैं, सबको कांस्टेंट ले लेते हैं, लेकिन दैट इज नो लॉन्गर वैलिड क्योंकि हमें पता है कि सब जगह सेम नहीं है. तो फिर क्या करें, तो बोल रहे हैं हाउएवर फ्रॉम आवर डिस्कशन वी नो दैट अ पॉइंट आउटसाइड द अर्थ. तो हम तो ये कर सकते हैं क्या कि आउटसाइड द अर्थ पॉइंट हो, मतलब अर्थ की सरफेस से बाहर कोई भी पॉइंट हो,
द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अ पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज दिस। तो ये तो हमें पता है कि अर्थ की सरफेस से कहीं पर भी पॉइंट हो, जैसे कि ऐसा समझो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स, तो मून अर्थ से तो बाहर ही है ना, अर्थ के अंदर थोड़ी है, तो वो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लिया, तो वो क्या लिया, G_m_e_m/r², वही लिया जहाँ m अर्थ का मास है और स्मॉल m मून का मास है। डन। तो वो यही बोल रहे हैं वो लोग कि भाई वो तो हमें पता ही है कि अर्थ की सरफेस से बाहर ले तो फोर्स कितना होता है, तो बोल रहे अब हम एक्चुअल केस में वो वाला फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। तो W की जगह हम कुछ नहीं कर रहे, हम mg की जगह हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड कर रहे हैं। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ये रहा। अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तुम जहां से जहां मूव करो वो, तो हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, R2 से R1 पर मूव कर रहे हैं, राइट। हम कहां मूव कर रहे हैं, R2 से R1 से R2, पहली पोजीशन 1 और दूसरी पोजीशन 2, जैसे H1 और H2 था वैसे हम R1 से R2 पे मूव कर रहे हैं। डन। ओके, तब कितना होगा, तो अब तो हमें पता नहीं है कि R1 और R2 है कहां पे एक्चुअली, तो इन्होंने क्या किया, इंटीग्रल कर दिया। तो अगर हम इंटीग्रल करें, देखो इंटीग्रेशन आया वापस, सो W12 इंटीग्रेशन करें तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन वी आर गोइंग फ्रॉम R1 टू R2। अब पहले क्या लेंगे हम, फोर्स। तो फोर्स मतलब क्या, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स G_me स्मॉल m डिवाइडेड बाय R²। डन। ये हमारा R² वाला फॉर्मूला है, इनटू डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस कहां से कहां गए हम, R1 से R2 गए। ये कितना है हमें पता नहीं है, तो हम बोल दे रहे हैं कि एकदम छोटा सा डिस्टेंस गए, दैट इज dr। R1 से R2 गए, लेकिन R1 और R2 के बीच में डिफरेंस कितना है हमें नहीं पता, तो हमने बोल दिया छोटा सा डिस्टेंस dr। इसीलिए तो हमने इंटीग्रेट किया है कि वो कितना भी छोटा सा हो हम सब कुछ कंसीडर कर लेंगे, भले ही 1 सेंटीमीटर क्यों ना हो। ओके, तो वो 1 सेंटीमीटर वाला भी, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो पहले mm में कितना, दूसरे mm में कितना, तीसरे mm में, पूरा R1 से R2 0 mm से लेकर के 10 mm तक का, मतलब 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक का पूरा लेंगे। डन। ये समझ में आया। तो ये हमने लिख दिया G_me_m/r², ये हमारा F, ये क्या था एक्चुअली, किया क्या हमने, कुछ नहीं, F/d है ये। ओके, ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस dr है, और फोर्स ये है हमें पता ही है। अब आगे करते हैं, तो आगे करेंगे तो G_me_m वो सब तो कांस्टेंट है, तो G_me_m बाय कुछ नहीं, बाय। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, R1 एंड R2 1/r² dr। डन। ओके, अब देखो यहाँ से ये कैसे लिखा है उन्होंने, इंटीग्रेशन हमें करना आता है। ओके, क्या था, इसको हम लिख सकते हैं G_me_m इंटीग्रल R1 टू R2, देन R⁻² ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। डन। नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमने सीखा था क्या, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1/n+1, याद है, नहीं याद है तो याद कर लो। ओके, x⁻n का डेरिवेशन क्या होता था, ये हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया है, ये x⁻n का इंटीग्रेशन ये होता है, x⁻n का डेरिवेशन क्या होता है, याद है, ओ पेपर नीचे रखो, और चलो हाँ ठीक है। अभी तुम लोग बोल रहे थे तुम्हें आता है सब कुछ, तो सब लोग फ्री लग रहे हैं, लिखो फटाफट, ऐसे मुंडी इंची कर धर 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 लिख दो सब। हाँ चलो बोल। क्या है, सिर्फ n, x⁻n का क्या था, जो पावर है वो आगे जाएगा, तो n x⁻n-1, ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है। ओके, सो हमारे पास अभी क्या है, से r⁻² है, हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, r⁻² +1/-2 ये होगा। ओके, तो r⁻² कितना हो जाता है, -2 + 1 -1 -2 + 1 -1, तो हमारा आंसर क्या आया, -1/r। ये समझ में आया पहले, ये देखो ये हमारा क्या आया, r1/r, ये r⁻² मतलब क्या, ये है 1/r²। सो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, -1/r।
समझ में आया? इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के एंड डेरिवेशन के लर्न करने पड़ेंगे, तभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल होंगे। ये तो थियरी है न्यूमेरिकल भी तभी होंगे। डन? ओके, सो 1/r² का डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन क्या है? -1/r। ओके, 1/r², अब डिफरेंशिएशन जब आएगा तब बात करेंगे, लेकिन ये इंटीग्रेशन समझ में आ गया। डन? पक्का? अब क्या किया है इन्होंने, देखो तो हमारा क्या हुआ, 1/r² का क्या है हमारा, -1/r है, तो मैं वही लिख दूंगा कि GMEM, अब इसका क्या आया, -1/r, वो जो आया वो यहाँ लिख दिया। अब लिमिट लिख दो, R2 एंड R1। अब लिमिट को अप्लाई करो, तो GMEM ब्रैकेट में पहले R2, तो -1/R2 माइनस, ये इसका वापस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1/R1। डन? ओके, तो देखो क्या आया इनका, माइनस, इनका माइनस है। माइनस क्यों आया? क्योंकि उन्होंने 1/R2 माइनस R1 है और हमारा R1 माइनस R2 है। समझ में आ रहा है? ऐसा समझो, ये तो समझ में आ गया। अब ऐसा समझो कि मैं ऊपर और से यहाँ से, आवाज मत करो, यहाँ से मैं -1 कॉमन निकाल रहा हूँ। देखो पहले इसको सिंपली लिख दे, GMEM ब्रैकेट में क्या था हमारे पास, -1/R2 प्लस 1/R1, -1/R2 प्लस 1/R2। तो इसको मैं लिख रहा हूँ GMEM, 1/R1 को पहले ले लेता हूँ, ये माइनस था 1/R। डन? कुछ नहीं किया, इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें से -1 कॉमन निकाल रहा हूं। अदरवाइज ऐसे समझो कि -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या किया मैंने, -1 इंटू -1, तो -1 कट जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या है, GMEM, और ये तो जो था वही है पूरा। डन? ये -1 तो कट जाएगा, तो मैं एक्चुअल में मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो -1 है उसको मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/-1। कट नहीं कर रहा, कट तो था, मैंने तो रैशनलाइज लिखा जानबूझकर, मतलब कि कोई चेंज नहीं है इसमें और इसमें, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये तो कट हो जाएगा, तो सेम ही तो है। ये क्यों लिखा, मुझे वहां बुक वाला आंसर चाहिए, इसलिए। नहीं, 1 को नहीं, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो -1 चला गया, तो रहा क्या, 1। ऐसा समझो, -1 को मैं ऐसे, ये -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 = 1 × -1, ऐसे लिख सकता हूँ। 1 × -1 का आंसर क्या आता है, -1, और ये साइड भी क्या है, -1। अब ये -1 को मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो रहा क्या, 1 रहा। अब वो अंदर गया, तो क्या हुआ, माइनस अंदर गया तो साइन चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस था वो हो गया माइनस, और ये माइनस था वो हो गया प्लस। डन? अब 1/-1 का आंसर क्या आता है, -1। 1/-1 का आंसर क्या आता है, -1। तो -GMEM, ये R2 वाला पहले लिख रहा हूँ, वो प्लस वाला, और ये माइनस वाला बाद में लिखो। देखो आ गया बुक वाला। -1 का आंसर -1 आता है। 1/1 का आंसर क्या आता है, 1। यस, 1/1 का आंसर क्या है, 1। 1/2 का आंसर क्या आता है, 1/2 का 0.5। 1/-2 का आंसर क्या आता है, डन? तो ये तो मैं तुम्हें समझ में आया, इसलिए बहुत बेसिकली समझाया, नहीं तो ये जो हमारा आंसर आया है इसमें से हम माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाला, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाला, तो ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा 1/R2, और ये प्लस है वो माइनस आ जाएगा, तो 1/R1, और ये जो कॉमन निकाला है -1 वो आगे चला जाएगा।
वो एकदम इजी स्टेप है, बट वो तुम्हें समझ में आया तो वो कर लो डायरेक्ट। ओके, यहाँ तक का तो समझ में आ ही गया है। अब इसमें से -1 कॉमन ले लो, तो ये +1 है, +1 में से -1 चला जाएगा तो रहेगा क्या, प्लस का माइनस हो जाएगा। अरे यार देखो ये बेसिक मैथ्स है, ऐसा समझो ये 1 है राइट, ये 1 है ना, 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ -1 × -1 तो 1 हो जाएगा, -1 × -1 1। ओके, ये -1 है उसको मैं ये देखो ये माइनस है तो मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ और यहाँ माइनस कर रहा हूँ, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, मतलब कोई चेंज नहीं किया। ओके, अब ये -1 है तो -1 × 1 लिख सकता हूँ मैं, 1 तो किसी के साथ भी लिख सकते हैं। अब इसमें से मैं -1 कॉमन निकाल रहा हूँ, अब तो समझ में आएगा। इसमें से क्या निकाल रहा हूँ मैं, -1 कॉमन, -1 कॉमन निकाल लिया तो वो जो कॉमन निकाला है वो यहाँ आ गया, -1 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, इसमें ये 2 -1 थे, उसमें से एक निकाल दिया तो एक बचा ना, तो ये एक बचा वो हो गया ये रहा -1। ये -1 × 1 था, उसमें से -1 कॉमन निकाल लिया तो रहा क्या 1। ओके, तो ये निकाल दिया मैंने तो रहा क्या 1, तो हो गया ना 1/R2 -1/R1 और ये आगे वाला माइनस। समझ में आया, बेसिक मैथ्स है ये, डन, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला आ गया -GMEM ब्रैकेट में 1/R2 -1/R, डन। तो देखो अब ये हमारा फॉर्मूला आ गया, इन प्लेस ऑफ इक्वेशन 7.21, ये वाला जो हमारा इक्वेशन था, वी कैन thus एसोसिएट अ पोटेंशियल एनर्जी WR एट अ डिस्टेंस R, मतलब WR एट अ डिस्टेंस ऑफ R हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू WR इज इक्वल्स टू -GME into M डिवाइडेड बाय R। ये क्या है 1/R2 -R1, अब स्क्वायर नहीं है, देखो अब सिर्फ क्या है 1/R है। तो अगर कोई भी पॉइंट के लिए अगर हमें बताना हो तो क्या बता सकते हैं, -GMEM अपॉन स्मॉल r प्लस W1 तो कांस्टेंट था, तो ये आ गया हमारा वैलिड फॉर R विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, अर्थ की रेडियस मतलब जो है ओके उससे, तो ये स्मॉल r ज्यादा ही होना चाहिए, तो स्मॉल r मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, डन। ओके, so that once again W12 R2 -R1 R is infinity in the last equation, मतलब अब देखो यहाँ तक का इक्वेशन समझ में आ गया, क्या इक्वेशन आया हमारा, फॉर्मूला देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। हमारा f का फॉर्मूला क्या है, GMEM अपॉन R²। W का एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, MgH2 H1 प्लस W0। दूसरा फॉर्मूला जो हमने अभी लिखा वो क्या आया, -GMEM अपॉन R, डन, अपॉन R ये ओके प्लस W1, डन। इतने फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए तब जाके न्यूमेरिकल होगा। ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, सेटिंग R इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, R क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए। R इंफिनिटी हो जाए तो 1/R क्या होता है, 1/इंफिनिटी पता है, 1/इंफिनिटी 1/0 हम लिखते हैं, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी, 1/0 1/इंफिनिटी क्या होता है, एक के नीचे इंफिनिटी नंबर रख दे हम, एक के नीचे ऐसा समझो, एक के नीचे एक रखे तो आंसर है 1 आता है, 1 के नीचे 2 रखे तो 0.5, 1 के नीचे 10 रखे तो क्या, ये तो आता है ना कितना, 1/10 मतलब 0.1, नींद में हो गया। 1/100 मतलब 0.01, 1/1000 मतलब 0.001। तो देखो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे भी नंबर बढ़ रहा है 0, तो यहाँ पे अगर 1/इंफिनिटी होगा ना तो एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया, 1/इंफिनिटी का आंसर क्या होता है,
जीरो। ओके, यहाँ से भी ऐसे ले आओ ना भाई, 1 बाई इंफिनिटी, जीरो को वहाँ ले जाओ, वैसा करोगे तो भी आ जाएगा। ओके डन। तो बोल रहे हैं कि अगर r की जगह हमने इंफिनिटी ले लिया देन इज इक्वल्स टू W1, तो 1 बाई इंफिनिटी अगर हम ये 1 बाई इंफिनिटी करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो हो गया तो W इज इक्वल्स टू W1। वो तो पहले भी बताया था ना कि यहाँ h की जगह जीरो ले लिया तो W इज इक्वल्स टू W0 होगा, वही चीज बता रहे हैं वो लोग। ओके अलग वे में, यहाँ पे H2 माइनस H1 था जहां पे हमने फोर्स लिया था mg और यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स लिया है। ओके, one should not note that only the difference of potential energy between 2 points has a definite meaning from 7.22 and 24. बस बातों में 7.22 एंड 7.24 मतलब दो फॉर्मूला हमारे पास आ गए हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। डन। तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास आ गए हैं डिफाइनाइट मीनिंग वाले। वन कन्वेंशनली सेट W1 equals to 0 so that the potential energy at point is just the amount of work done in displacing the particle from infinity to that point। क्या बोल रहे हैं कि one conventionally set W1 equals to 0 मतलब जो हमारा W is equals to W1 आ गया है, राइट? W is equals to W1 कब? जब R 1 by R मतलब R इंफिनिटी हो, तो 1 by इंफिनिटी मतलब 0। तो अगर R इंफिनिटी है, R इंफिनिटी मतलब क्या? R इंफिनिटी मतलब R क्या था? डिस्टेंस मूव्ड, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ है और उसको हम कहाँ ले जा रहे हैं? इंफिनिटी पे ले जा रहे हैं, तब जाके ही तो उसके वो पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इंफिनिटी। ओके, तो ये इंफिनिटी ले जा रहे हैं हम, एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस क्या है? इंफिनिटी। तो ये जब इंफिनिटी ले जा रहे हैं तब W इज इक्वल्स टू W1 आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर R का डिस्टेंस इंफिनिटी है तब W इज इक्वल्स टू W1 है। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट में W1 0 है, W1 क्या है? 0 है, R इंफिनिटी है, R इंफिनिटी पे अगर तुम चले गए तो W इज इक्वल्स टू W1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जो W1 है उतनी हो जाएगी। तो अब वो बोल रहे हैं कि W1 अगर 0 हो तो W1 0 हम कहाँ रखे? ओके, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर फिर से कि one conventionally sets W1 equal to 0 so that the potential energy at any point is just the amount of work done in displacing the particle from infinity to that point। मतलब कि अगर क्या बोल रहे हैं, अब बातें मत करना, हो गया तो दे दो, हो गया, बातें मत किया करो। हाँ तो हो गया तो दे दो, फिर बाहर वेट करो, इनका वेट करो, लेकिन बातें मत करो। वेट करो, बाहर वेट करो। हाँ अरे ना, तो यहाँ है तो डिस्टरबेंस होगा। चलो नैतिक, पीछे क्या देख रहे हो? चलो, सो क्या बोल रहे हैं? इफ वी हैव डन, हमने क्या बोला? R इंफिनिटी लिया, हमने डिस्टेंस इंफिनिटी लिया, तो 1 by R तो 0 हो जाएगा, दैट मींस W इज इक्वल्स टू W1। तो अब बोल रहे हैं कि अगर W1 0 हो जाए, W1 क्या हो गया? 0 हो गया, W1 0 हो गया, दैट मींस W इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि ये कितनी एनर्जी मिलेगी? कोई पॉइंट को इंफिनिटी से ले करके तुम सरफेस ऑफ द अर्थ पे ले आओ, मतलब ऐसा समझो कि हमारे यूनिवर्स में इंफिनिटी एक पॉइंट है, वो इंफिनिटी पर से कोई ऑब्जेक्ट ले करके तुम अर्थ के ऊपर ले आओ, तो जितना काम करना पड़ेगा दैट इज दिस W। सिंपल कहने का मीनिंग ये है, अगर ये इंफिनिटी है, ये पूरा पॉइंट 0 हो जाएगा, तो W इज इक्वल्स टू W1। तो अब उल्टा बोल रहे हैं उससे, क्या अगर ये 0 हो गया, दैट मींस ये जो वर्क है वो कौन सा है? इंफिनिटी से अर्थ की सरफेस पर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो है। आया समझ? ओके, सो दैट इज द वर्क डन। हाँ, so work done in displacing, we have calculated the potential energy
at a point of a particle due to gravitational forces on it due to the earth and it is proportional to the mass of the particle. The gravitational potential due to the gravitational force of the earth is defined as the potential energy of a particle unit mass at that point. We know that. From the earlier discussion, we learned that the gravitational potential energy associated with two particles of masses separated by a distance r is, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये रही जो हमने, ये ही हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या है माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर. तो W की जगह अब मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ, V डिनोटेशन. तो V इज इक्वल टू माइनस जी एम, दो ऑब्जेक्ट थे, ओके, तो m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर. लेकिन W क्यों नहीं लिया तुमने, क्योंकि तुमने W0 ले लिया है. तो W0 कब लेते हैं, जब R इंफिनिटी से तुम यहाँ आओ तब. तो इसलिए बोला है इफ वी चूज V इज इक्वल्स टू 0 एज R इज इक्वल्स टू इंफिनिटी. मतलब कि अगर R इंफिनिटी पे है, R इंफिनिटी पे है, तो ये V कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये टोटल V जो है 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0. सो R इंफिनिटी पे है तो V 0 हो जाएगा. तो दैट्स वाई अभी हम याद रखना, डिस्टेंस अगर इंफिनिटी हो तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0. V इज इक्वल्स टू 0 एट R इज इक्वल्स टू इंफिनिटी. मतलब केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा. कोई पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0. जैसे जैसे वो अर्थ पे नजदीक आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. डन. और जैसे ही अर्थ की सरफेस पे आ गया तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, W1 जितनी हो जाएगी, विच इज अ कांस्टेंट. W1 जितनी हो जाएगी विच इज अ कांस्टेंट. वो तो कांस्टेंट ही है. डन. कांस्टेंट की वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं ना, mgh ही है. हाँ W1 भी मिलेगा कैसे, वो पोटेंशियल एनर्जी है. तो m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g एंड h, तो h मतलब यहाँ पे अगर सरफेस ऑफ द अर्थ है तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज द h. डन. ओके, सो दैट इज गिवन. अब ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी Gm1 m2 डिवाइडेड बाय I. It should be noted that an isolated system of particles will have the total potential energy that equal to the sum of the energies for all possible pairs of its constituent particles. क्या बोल रहे हैं, it should be noted that में कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितनी की पूरे सिस्टम में कपल्स बन रहे हैं. मतलब कि देखो फिर से, टोटल पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल्स टू द सम ऑफ द एनर्जी. जितनी भी टोटल एनर्जीज है वो सारी एनर्जी का क्या सम कर देंगे हम फॉर ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. मतलब ऐसा समझो कि दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो दो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो दो की वजह से माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाय r करोगे उतनी. फिर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें 4 पॉइंट है, मतलब 4 मास है. तो 4 मास है तो हम क्या बोलेंगे, दो का पेयर बना देंगे कि भाई ये दोनों का पेयर और ये दोनों का पेयर, ये दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम कर देंगे. ओके, तब जाके चारों की मिल जाएगी. कोई बोलेगा मेरे पास 6 पॉइंट है, तो बोलेंगे हम ये दो का पेयर, ये दो का पेयर और ये दो का पेयर, तीन पेयर का ये फॉर्मूला से वैल्यू निकालेंगे, फिर वो तीनों का सम कर देंगे. तो वही तो बोल रहे हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज द इक्वल टू द सम ऑफ द एनर्जी. मतलब ये फॉर्मूला से जितनी भी पेयर है वो सबका सम करोगे उतनी होगी. उसके बेस पे हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज आल्सो बेस्ड ऑन दैट दिस सेंटेंस. ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द, लिखा हुआ है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम. तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमने वेक्टर क्वांटिटी में आगे देखा था पहले के चैप्टर्स में. क्या था कि भाई सारा जो रिजल्टेंट फाइंड करना है सबका सम कर दो, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम. सबका सम कर दे, दैट इज सुपरपोजिशन. तो यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि जितने भी सिस्टम हमें मिल रहे हैं सबका क्या कर दे, हम सम कर दे, देन वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट. डन. समझ में आया. तो हमने पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की थियरी देखी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. समझ में आया लेकिन पक्का. ओके, फॉर्मूला जो हमें यूजफुल होंगे वो तो तुम्हें याद रह ही गए होंगे. एफ का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, G m E m डिवाइडेड बाय
स्क्वायर, ओके। और W का फॉर्मूला हमारा है mgh2 माइनस h1 प्लस W नॉट, एंड दूसरा फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ही, अरे यार पोटेंशियल एनर्जी का ही लिखते हैं हम डायरेक्टली। क्या कर रहा है यार, ओके। V इज इक्वल्स टू माइनस G MEM डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पे हमने याद रखा V इज इक्वल्स टू 0 एज R is tends to infinity, okay। if we choose V is equals to 0 as R tends to infinity, मतलब infinity हो R तो V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1/R आ रहा है ना, ये फॉर्मूला में 1/R है, तो R infinity होगा तो V क्या हो जाएगा, 0। डन, ये हमने देखा, अच्छे से समझ में आया। ओके, नाउ वी विल सी 5। क्यों? अरे थोड़ा लेट होगा तो नहीं चलेगा, 10-15 मिनट्स, ओके। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। કેટલા હું પૂછું તો તું એવું હમણાં હું બોલેલો, બીજું બોલેલો, હા લે નહીં મને હમણાં, બરાબર છે। ચાલો, सो एग्जाम्पल 7.3 एग्जाम्पल देखते हैं बेस्ड ऑन दिस। देखो वेरी इजी, क्या है एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L। देखो बहुत बेसिक और बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर है, सबकी साइड क्या है, L। उसकी कॉर्नर पे सारे मास है, 1 2 3 एंड 4, 4 masses are there, okay। 4 particles, system of 4 particles placed at the bottom, also obtained। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, तो पहले वो फाइंड करते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं, ओके। सो हमें बोल रहे हैं कि ये जो मास है वो भी इक्वल, ओके। लेट द मास ऑफ ऑल 4 पार्टिकल्स इज सेम, से m, वो सेंटेंस लिख लो, ओके m है। अब बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम अभी जो बोला वो सबका सम कर देंगे। तो क्या करेंगे, W ही बोलते हैं, W से R, ओके। तो कैसे लिखेंगे ये, चलो ये पहला, ओके, इसकी वजह से तो क्या लिखेंगे हम, माइनस G M, ओके। अब ये देखो M सबका ही सेम, तो पैर कितनी होगी, चलो पहले पैर की बात करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बोला ना कि टोटल पैर जो है उसका सम। तो देखो कितनी पैर है, ये एक पैर है, देखो ये दूसरी एक पैर है, देखो ये तीसरी एक पैर है, ये चौथी एक पैर है, ये दोनों के भी पैर बनेंगे और ये दोनों की भी पैर बनेंगे, मतलब साइड्स और डायगोनल सबकी जितने भी मास है उनकी पैर, ओके। मतलब तुम्हारी सपोज यहाँ पे पैर बनानी हो तो कितनी बनेगी, तो भाई उसके साथ बनेगी, इसके साथ बनेगी, उसके साथ, इसके साथ, मेरे साथ, तो सबके साथ पैर बनेगी। मेरी भी जैसे तुम्हारी बनी वैसे मेरी, इसके साथ, इसके सबके साथ। समझ में आ गया, मतलब क्यों सबके साथ पैर बनेगी, क्योंकि हमने बोला है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वो तो कोई भी 2, ऐसा थोड़ी कि मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ की वजह से तो मून की वजह से नहीं लग सकता, नहीं लगता है, ओके। मून की वजह से भी लगता है, अरे वाटर को लगता है, देखो वाटर में भी टाइड, ओशन में टाइड इन टाइड आउट आता है। सोचो वाटर को अगर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हम जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं मतलब बात करते हैं, पढ़ते तो है नहीं हम, ओके, बट दैट इज ट्रू, दैट इज साइंस। हवा में बातें नहीं है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये वो सही है, लेकिन वो उस पॉइंट ऑफ व्यू में सही है, इसमें बात क्या करता है वो साइंस है। जैसे ज्योतिष में नहीं बताते कि आज तुम्हारा दिन थोड़ा हैवी है, ये अच्छा होगा, बुरा होगा, तो न्यूमरोलॉजी है, और फिर ये ज्योतिष शास्त्र है, सब वास्तु शास्त्र है, सब कुछ साइंस है, ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें साइंस पता नहीं होता और हम सिर्फ बिलीफ सिस्टम में रखते हैं कि भाई जो अमावस्या है, नो मून है, तब थोड़ा हैवी होगा, तो ये मत करना, वो मत करना, तो हम फिर डर जाएंगे, डर की वजह से कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि अमावस्या मतलब मून बहुत दूर चला गया हमसे,
ओके हाँ ओके दिखाई नहीं दे रहा ना हमें, तो हम है यहाँ पर, और ऐसा समझो कि ये हम यहाँ पर है। दूर कैसे जा सकते दूर कैसे जा सकता है, मतलब हम घूम रहे हैं ना, वो दूर मतलब वो डिस्टेंस में दूर नहीं, हम घूम रहे हैं ना ऐसे, यहाँ पे मून है ऐसा समझो, तो मून को ये हमें दिख, हम यहाँ पे ये यहाँ पर, तो हम मून को देख सकते हैं। अब हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ओके, और वो भी अब वो थोड़ा थोड़ा कम दिखता जाएगा हमें, क्योंकि हम फास्ट घूम रहे हैं उसकी कंपेयर में, ओके। तो हम एक पॉइंट पे अगर यहाँ आ गए तो हमें ये दिखेगा ही नहीं, अच्छा तो ये दूर आ गए ना हम, हाँ समझ में आया? समझ में आया। ओके सो कहने का मीनिंग क्या है कि इफेक्ट होता है, ओके। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, चलो अब तो दो ऑब्जेक्ट के दो पैर जो बनेगी उसके बीच में क्या होगा, फोर्सेस लगेंगे, ओके। तो हमारा मेन कितने कॉन्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, 6, 4 तो है ही, हाँ ये 2 का, फिर ये 2, 4, ये 2, ये 3, ये 4, फिर ये ऐसे डायगोनल 5 और ये डायगोनल 6 पैर बन रही है। चलो 6 पैर के लिए हम W लिखते हैं। सो W इज इक्वल्स टू, हमारा वो मेन तो चला गया, ये हमारा मेन है, ओके। ये कितना है L, और ये सारे मास कितने हैं, सेम ही है, तो कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, कितने हैं, M है, ओके। तो पहले ये पैर गिनते हैं, ये पैर, ओके। तो ये पहला और ये पहला, तो क्या है, -G, इसका मास M, इसका मास M, दोनों के बीच का डिस्टेंस L, राइट। ये एक पैर, वो दूसरी पैर के बारे में, ये पैर के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए भी क्या लिखेंगे, अब प्लस करना है, लेकिन फॉर्मूला में क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ, करना प्लस है हमें, हाँ, -G, फिर से क्या हो जाएगा, ये दोनों तो सेम ही हो जाएगा, M डिवाइड बाई L। फिर ये पैर लेते हैं तीसरी, तो -G, M अगेन सेम M, ये चौथी, ओके, सो -G, M अपॉन, अब पांचवी -G, M अपॉन, अब कौन सी पांचवी पैर है, ये वाली, डन। अब उनके बीच का डिस्टेंस L है, नहीं पता, तो वो पता करना पड़ेगा। तो ये L है, ये भी L है, अब ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया, तो देखो पाइथागोरस बन गया, ये 90 डिग्री है, ओके। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, से x² इज इक्वल्स टू L² प्लस L², तो ये हो जाएगा 2L², देयरफॉर x इज इक्वल्स टू √2L, डन। समझ में आया क्या किया, साइड हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू दो साइड्स का स्क्वायर, पाइथागोरस, तो L² प्लस L², 2L²। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड L का स्क्वायर रूट L, तो √2L डिस्टेंस है हमारा, कितना डिस्टेंस है, √2L। तो ये मास और ये मास के लिए पैर लगी, तो डिस्टेंस क्या आया, √2, और दूसरा ये भी है, लास्ट वाला 6, तो उसका भी √2L, -G M अपॉन √2L। अब देखो ये 1 2 3 4 सेम टर्म है, सो -1 -1 -1 -1 तो कितना हुआ, -4, समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया, कहाँ लिखा, -4 G M डिवाइड बाई L, तो कहाँ से आया, समझ में आया? ये डायरेक्ट तुम देखोगे, अबे भाई ये 4 कहाँ से ले आए, फॉर्मूला तो हमारे फॉर्मूला में तो 4 है ही नहीं, हाँ फॉर्मूला में 4 नहीं है, लेकिन ऐसे आया, ये समझ में आना चाहिए, डन, पक्का, ओके। तो ये आ गया -G M² अपॉन L। अब ये दूसरे दो देखो, ये भी सेम है, तो -G M² अपॉन √2L आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा -2G M² अपॉन √2L, सही है, -1 -2 हो गया, तो -2G M² अपॉन √2L, ये समझ में आ गया, ओके डन। થઈ ગયું તમારા લોકોનું, બધાનું થઈ ગયું, લાવો નોટબુક, હા એ આવડું ફૂલ માર્ક્સ કહેતા હતા, આવશે હવે, ફૂલ ને ખાલી 2 દાખલા નહીં આવડા, બહુ મોટા એક જ નહોતો આવડતો ને હવે 2 થઈ ગયો, મારે 2 મારો પણ એક નહોતો આવડતો, તો તને આવડે બીજું બધું, તો એ સાહેબ જોઈએ ચાલો, અરે ઓડિયન્સ કઈ દેવાનું એની જે બધું છે ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, देखो क्या आया हमारा, WR इज इक्वल्स टू -G
एम Four स्क्वायर में? माइनस 4, हाँ यस, माइनस 4 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल माइनस 2 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 2 डन। बस अब नॉर्मल मैथ्स है वो कर लेना तुम। क्या करोगे, जी एम स्क्वायर कॉमन है, जी एम स्क्वायर बाई एल, जी एम स्क्वायर बाई एल ये पूरा कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर -4। यहाँ पे क्या बचा, जी एम स्क्वायर बाई एल कॉमन निकालिए तो यहाँ पे क्या बचा -2/√2 डन। हाँ या ना, हाँ तो बोलो हाँ। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा -4√2 -2 डिवाइडेड बाई √2 डन। यस सर। सो सर रूट 2 की वैल्यू √2 की वैल्यू डाल दो, यस ओके 1.41 थी ना। हाँ, तो जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, तो √2 की वैल्यू है 1.41, तो 1.41 इंटू 4, ओके 1.41 इंटू 4 करो फटाफट। 1.41 into 4. 5.64 हाँ 5. 64. तो -5.64 -2 डिवाइडेड बाई √2। अरे तो ये नीचे √2 है, उसके भी जगह भी हम लिख देंगे क्या 1.41, ओके फिर उसको भी करना पड़ेगा। यस। तो ये क्या है जी एम स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -7.64 डिवाइडेड बाई 1.4। इसका 100 ऊपर पता है तो उसको 100 नीचे क्या आता है। अदरवाइज देखो तुम्हें सिंपली करना हो तो क्या कर सकते हो, ये 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2, हाँ। ये √2 कट हो गया, तो अब वैल्यू पुट कर दो -4 है और यहाँ पे क्या आ गया √2 की वैल्यू -1.41, तो ये कितना आ गया -5.41, डायरेक्टली कट, एलसीएम ना लेंगे तो दैट इज एलसीएम कुछ लेना नहीं है। हम ये यहाँ पे √2 कट कर दिया, अब √2 की वैल्यू पुट कर दी तो कितना आ गया -5.41, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा अब कि जी एम स्क्वायर -5.41 डिवाइड बाई एल, ओके तो ये आ गया देखो -5.41 जी एम स्क्वायर बाई डन। अब नेक्स्ट ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये तो हमने निकाल लिया कि टोटल ये पूरा जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लेकिन बोल रहे हैं कि सेंटर पे भी फाइंड करो, तो सेंटर पे अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें फिर से पढ़ना पड़ेगा। ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ऐसा बोला है क्या, फिर से पढ़ने दो। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of four particles placed at the vertices of a square also हाँ ऐसा ही बोला है, ओके। तो सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करो, तो सेंटर पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड करें तो उसके लिए भी हमें फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, पोटेंशियल से V, ओके सो माइनस से G, अभी इसकी वजह से ये सेंटर पे सपोज कोई पोटेंशियल फाइंड करना है, ये लोग ही बाहर से कैसे बंद होगा? हाँ जाते जाते ऐसे घुमा के चले जाते हैं। ओके सो -GM और यूनिट मास कंसीडर करना है हमें, क्या यूनिट मास, क्योंकि यहाँ कितना मास है वो हमें पता नहीं है, तो यूनिट मास कर दे तो क्या हो जाएगा 1 डन, ओके। और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना था √2L था, तो लेते ही नहीं तो पूरा √2L था, हमें तो आधा ही चाहिए, तो √2L/2 यस, सो √2L डिवाइड बाय 2, ये 2 ऊपर चला गया डन। तो ये V कितना आया देखो, ये आ जाएगा, ये आ गया, समझ में आया, ये एक की वजह से, ये दूसरे की वजह से वापस सेम -2GM डिवाइडेड बाय √2L, तीसरे की वजह से -2GM डिवाइडेड बाय √2L -GM2 डिवाइड बाय √2L, मतलब टोटल क्या आया हमारा -4G, देखो ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार और 4 बार, तो 4 टाइम्स क्या है, ऐसी गलती ना हो जाए, 4 टाइम्स हमारा आया है -2GM डिवाइड बाय √2L, ओके।
तो 4√2 ये 2 है राइट, हाँ 2 को हम लिखते हैं √2 इंटू √2, ये √2 कैंसिल, तो ये आ गया -4√2 GM/L। डन है, इजी। ये सब करोगे तो ओके, ये डायरेक्ट बुक में देखा 2 ही स्टेप का न्यूमेरिकल है तो नहीं होगा। ओके कि ये कहाँ से आया 4, वही फॉर्मूला ही नहीं है 4 वाला कुछ, यहाँ पे कैसे ढूंढ लिया ये 4, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट याद रहना चाहिए, -GM दूसरा m डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पर भी अगर तुम बोल दोगे कि भाई डिस्टेंस ये इन्होंने कहाँ से ले लिया भाई डिस्टेंस, ये कहाँ से लाए r = √2l/2, कहाँ से लाए, वो पता होना चाहिए कि पूरा जो डिस्टेंस है वो है √2l, तो आधा ही चाहिए हमें, तो √2l/2। डन, पक्का समझ में आया? ओके, सो इतना रखते हैं, ये बहुत जल्दी आ रही है लोग। इनको टेस्ट भी देना है। अभी जाना है तुम्हें चिराग? अच्छा ठीक है, तो इतना रखते हैं।